हमारी तरफ से जो है किसी तरह का तोड़फोड़ या सार्वजनिक जो संपत्ति है नुकसान नहीं होगा। देश दुनिया में क्या चल रहा है, हम बैठे बैठे सब चीज मोबाइल पर आज के दिन में देख लेते हैं। फिलहाल लग नहीं रहा कि रुकेगा। कि जो दफ्तर है वो भी नेपाल में खोले, स्टॉप करप्शन, स्टार्ट सोशल मीडिया। कंपनीज का ये कहना है कि नेपाल एक छोटा देश है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम आपके बीच में एक नए मुद्दे के साथ हर दिन आते हैं और चर्चा करते हैं और देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी चर्चा होती है, कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हर बार की तरह मेरे दो सहयोगी होते हैं। आज मेरे साथ गरिमा है और जूही है, एक नई सहयोगी मेरे साथ है। पिछली वीडियो में आपने मेरी दूसरी सहयोगी को देखा होगा, लेकिन आज चर्चा हम करेंगे भारत की नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल की। एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन नेपाल में चल रहा है। इस आंदोलन, इस प्रदर्शन की वजह है नेपाल में दरअसल सरकार ने अचानक ये फैसला लिया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सहित तमाम 26 ऐसे सोशल साइट्स जिनको बैन कर दिया गया। और जैसे ही ये खबर फैली नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में तमाम तो जो युवा थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा। और खबरें ये आ रही हैं कि 14 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की अब तक मौत हो चुकी है, 200 से ज़्यादा इसमें घायल हो चुके हैं। हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि दरअसल जो सोशल साइट जिनको बैन किया गया है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराए। इसके पीछे सुरक्षा की दृष्टि को देखा गया है। क्या कुछ इसके और पहलू हो सकते हैं? क्योंकि बड़े आंदोलन आपने देखा होगा कई बार तस्वीर बदल देते हैं, सरकारें पलट देते हैं। बांग्लादेश का हमने सबसे बड़ा उदाहरण हालिया कुछ दिन पहले देखा था। मैं सबसे पहले गरिमा आपके पास आता हूं। आज आप लगातार खबर भी पढ़ रहे हैं, हम लगातार इस खबर को चला भी रहे हैं। 4 बजे और 5 बजे और 2 बजे आपने देखा भी होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको ये प्रदर्शन जो हो रहा है? अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें देखी जब से? शंकर, जिस तरह से हमने ये देखा कि जब आंदोलन की शुरुआत होती है, जेनजी सड़कों पर आ जाता है, तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जेनजी के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक टर्म जो इन दिनों बहुत ज़्यादा सुनाई भी दे रहा है लोग, और आज तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जेनजी काठमांडू के सड़कों पर है, नेपाल के अलग अलग शहरों में सड़कों पर है। 1995 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ, जिन लोगों ने बर्थ लिया, उन्हें जेनजी कहा जाता है, यानी कि नया जनरेशन। जो अब का जनरेशन है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है, डिजिटल के जरिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसके जरिए वो कमाई भी करते हैं, लोगों से जुड़े भी रहते हैं, कनेक्टेड भी रहते हैं। अब बात करते हैं नेपाल के प्रदर्शन के बारे में। तो जिस तरह से हमने देखा, नेपाल में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जेनजी सड़कों पर है। और आपको बता दें कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत, लिंक्डइन समेत 26 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें नेपाल सरकार ने बैन कर दिया है। वजह क्या बताई कि नेपाल में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, इन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, इस वजह से हमने इसे बैन किया है। तो अब साथ ही साथ इसके और भी तमाम पहलू थे जो खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जेनजी वो ऐसा वर्ग है जो वो क्या ऑप्ट करना चाहता है, वो उतनी पॉइंट्स को ही ऑप्ट करता है। तो नेपाल सरकार का ये भी टर्म था, ये भी वजह थी कि जो कंपनीज हैं वो अपना कंप्लायंस न रखें, और इसके साथ ही साथ इनके जो दफ्तर हैं वो भी नेपाल में खोलें। इनके जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को, लोकल अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, ताकि वो क्या सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं इस देश में, उस पर उनकी पूरी निगरानी हो सके। अब इस पर कंपनियों का क्या कहना है, उसे लेकर के भी मैं जानकारी देना चाहूँगी कि कंपनियों ने इसे बहुत ही सख्त रुख नेपाल सरकार का माना। कंपनीज का ये कहना है कि नेपाल एक छोटा देश है, और इसके साथ ही साथ नेपाल के आसपास ऐसे तमाम बड़ी कंट्रीज हैं जहां पर अपना दफ्तर खोल रखा है। जैसे कि भारत हो गया, सबसे पहले भारत का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर भारत में तमाम ऐसी एमएनसीज हैं जो कि यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ऐसे में भारत, क्योंकि 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है भारत में, तो भारत में बहुत बड़ी आबादी है, लोग उसे ऑप्ट कर रहे हैं। और किस तरह से उसको कंट्रोल कैसे किया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो भारत में रहते हुए, उनके ऑफिसेज रहते हुए उस पर कंट्रोल पाना और उनके खर्चे भी मैनेजमेंट करना भी एक तरह से आसान होगा। लेकिन नेपाल एक छोटी कंट्री है, ऐसे में अगर छोटे देश में आप दफ्तर खोले तो ऐसे तमाम ऐसे देश, नेपाल जैसे ऐसे तमाम देश है जो इस उम्मीद में सामने आएंगे कि उनके भी देश में ऐसा दफ्तर खोला जाए, उनके यहाँ पर भी जनप्रतिनिधि रखे जाए, अधिकारी नियुक्त किए जाए लोकल लेवल पर पे और नेशनल लेवल पर अधिकारी नियुक्त किए। तो ऐसे में परेशानियों का ये सबब। और साथ ही साथ अब देखिए जेनजी का क्या कहना है, जो युवा वर्ग है जो इस वक्त सड़कों पर है, और इसके साथ ही
14 से ज्यादा लोगों के इस पूरे प्रदर्शन में जाने भी गई हैं। जेनजी का ये कहना है कि इससे हम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एक नारा भी, एक स्लोगन भी इस दौरान हमने खूब देखा, स्टॉप करप्शन स्टार्ट सोशल मीडिया। ये स्लोगन भी इस दौरान खूब चर्चाओं में देखा जा रहा है, खूब स्लोगन, खूब नारेबाजी की जा रही है। और ये कहना है कि आप भ्रष्टाचार पर बात करें, आप युवाओं की जो बेरोजगारी है उस पर बात करें, सोशल मीडिया बैन लगा करके क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हम भारत में हैं तो हमारे सभी रिश्तेदार, हमारे सभी करीबी यहीं पर रह रहे हो, बहुत सारे लोग दूसरे देशों में भी रहते हैं तो उनसे कनेक्टेड भी इजीली हो जाते हैं। साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसे भी सोशल मीडिया इंप्लीमेंटेशन के जरिए, मतलब सोशल मीडिया इंप्लीमेंटेशन के जरिए हम देख रहे हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसे भी बेहतर करें। तो ऐसे में बड़ा प्रदर्शन इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये जूही सवाल भी वहाँ पर ये उठ रहा है कि ये लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, मीडिया पर सीधे सीधे हमला है, सरकार को इस तरह से अचानक ये फैसला नहीं लेना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है आपको ये पूरा प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा है? अभी तो फिलहाल लग नहीं रहा कि ये रुकेगा, जिस तरह की स्थितियां, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हमने देखा था किस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद तख्ता पलट हुआ, उसके बाद कुछ लोग इसको उससे भी जोड़ रहे हैं कि भाई क्या पता आने वाले वक्त में अगर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है तो कहीं ना कहीं वो स्थिति नेपाल में न बन जाए। बिल्कुल शंकर, देखिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने बांग्लादेश का जिक्र किया जब सरकार सत्ता पलट गई, लेकिन अगर हम इसको लेकर नेपाल की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त बड़ी तादाद में जो जेनजी के युवा हैं यहाँ सड़कों पर उतर पड़े हैं और ऐसे में संसद का घेराव आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में हम देखें सरकार की तरफ से 7 दिनों का जो वक्त दिया गया था कि 7 दिनों के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो कर ले कंपनियाँ और इतना जो तय समय सीमा है इसके बाद फिर जो है बैन लगा दिए जाएंगे, जिसको लेकर अगर हम देखें बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो इसी को लेकर हो रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि भाई बेरोजगारी है, हमारा सोशल मीडिया से जो हमारा काम है, हमारा जीना रोजी रोटी चल रही है, तो ऐसे में अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करें तो हम जाएंगे कहाँ। इसी के साथ हम ये पहलू भी देख सकते हैं, ओली सरकार जो हमेशा वहाँ विवादों में रही है और पुराने कार्यकाल की अगर हम उनकी बात करते तो उस दौरान भी बहुत हंगामा हुआ है। और ऐसे में उनके जो विरोधी है तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि इसमें अभी तक जो युवा शामिल है, कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी हैं वो भी एंट्री कर सकते हैं। यानी कि सुबह से अभी तक जो कुछ भी देखा है हमने, इसमें बहुत बड़ा रूप लेता हुआ ये नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं के साथ जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल होंगे और प्रदर्शन और एक विराट रूप लेता हुआ नजर आएगा। काठमांडू की बात कर ले, वहाँ इस वक्त जो संसद पर, हालांकि अब देखें अगर शुरुआत में तो जेनजी जो युवा थे उनका कहना था कि भाई हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे, हमारी तरफ से जो है किसी तरह का तोड़फोड़ या सार्वजनिक जो संपत्ति है नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जब पुलिस की तरफ से जो है सख्ती दिखाई गई तब जाके जो तोड़फोड़ और तमाम चीज़ें जो है निकल के सामने आई। हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने दिया जाता तो हम इसको लेकर कोई भी एक्शन या फिर कुछ भी ऐसी जो चीज़ें अभी देखने को मिल रही वो नहीं मिलती। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा नेपाल, और ऐसे में भारत की जो सीमाएँ हैं वहाँ भी इस वक्त जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि संभावना है कि शायद वहाँ से बढ़ के जो चीज़ें हैं सीमा पर भी इस वक्त चीज़ें कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल गरिमा, राजशाही को लेकर पहले भी नेपाल में प्रदर्शन हुए हैं, हमने देखा इससे पहले भी। अब इस प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया, बांग्लादेश का लोग उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, क्या आपको लगता है कि ये स्थिति बनती हुई जा रही है या फिर सरकार को समझ में आ गया कि बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन, अगर हम अपनी जो सरकार ने जो बैन लगाए अगर उनको नहीं हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है? निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने जिक्र किया राजशाही का, तो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि राजशाही लौटाई जा सकती है, राजशाही लौट सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम जो ओली समर्थक लोग हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से युवा, क्योंकि युवा जो होते हैं वो एक किसी भी देश का नेतृत्व, आने वाली पीढ़ी उन्हें कहा जाता है, किसी भी देश के नेतृत्व के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं इस वक्त नेपाल में, तो अब ऐसे में जो पूर्व की सरकारें थी, जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे प्रचंड का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, तो वो युवाओं के समर्थन में आ गए, तुरंत जेनजी के समर्थन में आ गए कि इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स को बैन अगर आप कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो युवा है वो इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो राजशाही का अगर हम जिक्र कर ले तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये लोकतंत्र पर एक तरह से चोट भी माना जा रहा है, और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट होता है उसके पीछे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ग हो, उसमें तमाम ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि मैनिपुलेटेड होते हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं लोगों को, क्योंकि युवा एक ऐसा वर्ग है जिसके ब्रेन को बहुत ईजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हालांकि युवा शिक्षित भी है, युवा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, और युवाओं का ये साफ तौर पर कहना है कि भाई आप बेरोजगारी पर बात कीजिए। जिस तरह से बेरोजगारी इस वक्त बढ़ी हुई है, महंगाई की अगर हम बात कर ले तो नेपाल में महंगाई भी चरम सीमा पर है, और इस सरकार को लेकर के लगातार विरोध भी किया जाता रहा है, लगातार विवाद भी होता है। और अब ऐसे में जब आप सोशल मीडिया बैन कर देंगे, इसका बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि जो चीन जो है जिसे जो हमेशा मदद करता है नेपाल का, ये कहा जाता है, तो चीन पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अमेरिका से भी नेपाल बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी चीज़ों में गरिमा, युवा जो है वो सोशल मीडिया से आज के ज़माने में जुड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सोशल मीडिया की तो इतनी बड़ी ताकत है कि आप कोई बात अगर कहें तो सीधे वो सरकार तक पहुंच जाती है और उस पर एक्शन भी होता है। देखा कई देशों में ये जो सोशल साइट्स हैं वो बैन हुई हैं। ईरान में इंस्टाग्राम 2022 में बैन हुआ, उत्तर कोरिया में हमने देखा, इसके अलावा रूस में हमने देखा, और तुर्की में हमने देखा 2024 में। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरअसल कुछ देशों का कहना है कि ऐसे कदम हमको उठाने पड़ते हैं। नेपाल भी इसी बात को बार बार कह रहा है। ओली सरकार ये कह रही है कि हमने तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको पहले कहा था आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उन्होंने जब नहीं कराया, उसकी समय सीमा जब खत्म हो गई, तब हमने ये बैन लगाया। तो कुल मिला के मुद्दा तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ ही है ना। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से शंकर आपने जिक्र किया, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी भी देश के लिए, और सभी देश, चाहे वो नेपाल हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, हर देश चाहता है कि उसकी सुरक्षा से समझौता ना हो, क्योंकि अगर आप सुरक्षा से समझौता करेंगे तो आप नागरिकों के हितों से समझौता कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा से समझौता ना हो, इसकी कोशिशें सरकार की तरफ से की जाती है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था उसकी जब व्याख्या की गई, तो उसे पूर्ण रूप से उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसमें सरकार की भी गलतियां नजर आ रही हैं, और जिस तरह से कंपनीज का भी अगर हम जिक्र करें, क्योंकि सुरक्षा मुहैया कराना कंपनीज की भी जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन हालांकि ये जो वक्त था, जो 7 दिनों का वक्त था, वो काफी कम होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी, क्या सरकार इन 7 दिनों के अंदर कोई भी नई चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कंपनीज को भी बहुत कम वक्त दिया गया इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे में अगर सुरक्षा दृष्टिकोण से हम देखें, अगर उसका हवाला दिया जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कराना निश्चित तौर पर। लेकिन इसके पीछे एक पहलू और है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर कहते हैं कि जो बात आप कहीं नहीं कह सकते वो आप सोशल मीडिया पर कहिए, है ना, वहाँ पर आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप सलीके से अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार अपना नियंत्रण रखना चाहती है? निश्चित तौर पर अगर इस पहलू से देखें तो ये लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि जहां पर लोग फ्री हैंड होकर के फ्रीली अपनी आवाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अगर उस प्लेटफॉर्म्स को दबाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बैन करने की कोशिश करेंगे, तो जो आवाज़ है लोगों की वो कैसे पहुंचेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेपाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अशिक्षित हैं, जो कि गांव के आखिरी घर तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैसेजेस नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, जब से डिजिटल युग हुआ, लोग कनेक्टेड होने लगे। अशिक्षित लोग भी, उन्हें बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन कुछ लेवल तक, क्योंकि वो वीडियोज़ देख करके, अगर उसमें साउंड है, अगर उसमें आवाज़ है, तो उस वीडियोज़ के जरिए वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि देश में क्या हो रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र पर भी एक बड़ा हमला कहेंगे, क्योंकि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों की आवाज़, आम लोगों की आवाज़। और जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया था कि मीडिया की भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं चलेगा तो एक देश का मैसेज दूसरे देश या फिर उन लोगों के भीतर ही, जो उस देश में रहते हैं, उन लोगों के भीतर ही अच्छी तरीके से वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में तो यही विवाद की मेन, नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से चीज़ों को, देश दुनिया में क्या चल रहा है, हम बैठे बैठे सब चीज़ मोबाइल पर आज के दिन में देख लेते हैं। Exactly. तो एक आदत भी पड़ गई सोशल मीडिया। निश्चित तौर पर आजकल बिना मोबाइल फ़ोन के, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, ये भी अब एक पॉइंट और ऐड ऑन हो चुका है। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि लोग हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप अगर बात भी कर रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास में ये सोशल मीडिया नहीं होता, ये मोबाइल नहीं होता, तो हमें कैसे पता चल पाती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हमें भी वो मैसेजेस नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि आपके जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, हम एक मीडिया चैनल में काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, हम एक तो मीडिया पर्सन है, तो हम मान सकते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स किसी एक कंट्री में या फिर अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गाँव के आखिरी घर तक मौजूद हो। तो ऐसे
में जो लोग हैं जो कि गांव के आखिरी घरों में रहते हैं, वो कैसे अपने मैसेजेस को देखें, वो कैसे अपनी अपनी चीज़ें, अपनी परेशानियों को पहुंचाएं? सरकार अगर इसको फैसला वापस नहीं लेती है, मान लीजिए सरकार कहती है कि भैया आपको कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस पर कोई अपडेट नहीं आता है, युवा लगातार, जैन जी आपने जिक्र किया, जो सड़कों पर हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या लग रहा है आपको, स्थिति क्या नजर आ रही है? तो देखिए, जिस तरह से ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में और उग्र रूप धारण कर सकता है, क्योंकि ऐसे में संवाद करना पड़ेगा जो कंपनीज हैं वो, और साथ ही साथ जो सरकार है, नेपाल की जो सरकार है, उन्हें आपस में बैठना होगा, संवाद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। संवाद से ही किसी परेशानियों का हल निकलेगा, वरना ये जेनजी जो इस वक्त सड़कों पर है, 16 लोगों की मौत हुई है आज जो कि अभी कुछ घंटों पहले ये प्रदर्शन शुरू हुआ, ये और उग्र रूप धारण कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में नेपाल सरकार भी इस परेशानियों का ये सबब जो है वो देखेगी। बिल्कुल, सरकार तो परेशान है ही है, और लगातार हम देख रहे हैं इसको लेकर तमाम बैठकें वहाँ पर की जा रही है, लेकिन जैन जी जो लगातार सड़कों पर हैं और हज़ारों लाखों युवा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी तक जो अपडेट आ रहा है 200 से ज़्यादा इसमें घायल हो चुके हैं प्रदर्शनकारी, और ये प्रदर्शन फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये प्रदर्शन कब रुकेगा और किस हद तक जाएगा। गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जूही भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जूही, आपका ही शुक्रिया। आपको इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अगर आपके कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि हर दिन कोई ऐसा मुद्दा आपके बीच में लाया जाए, उस पर कोई सार्थक बहस हो, क्योंकि स्टूडियो में आपने देखा होगा बहस उस तरह से नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा किया जाए। तो इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। फिलहाल आज के लिए हम तीनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।